अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको हमारे इस वीडियो लेक्चर में वेलकम है। आज जो चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है ये 11th की केमिस्ट्री से है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपके लिए ना तो ऑर्गेनिक में कोई टेंशन रहेगी ना तो इनऑर्गेनिक में टेंशन रहेगी, क्योंकि यहाँ से जो कंसेप्ट्स है वो सबके सब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप बहुत ज्यादा कुछ पढ़ोगे लाइक दैट ऑफ कन्फर्मेशन, एंगल स्ट्रेन्स, मॉलिक्यूलर ये वैलेंस बैंड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जीज, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइजेशन, रेजोनेंस, एंगल स्ट्रेन, कन्फर्मेशंस। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा, लेकिन आपको बस एक काम करना है। एक तो टॉपिक पे फोकस करिएगा, कंसंट्रेट करिएगा और साथ में आप खुद इसके नोट्स बनाते जाइए। ठीक है ना। मैंने बहुत कोशिश की कि आपके लिए इस चैप्टर को भी मैं आसान बनाऊं, एक सिंपल सा चैप्टर बनाऊं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है ना। तो ज्यादा हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों ने 11th में जो है फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक केमिस्ट्री और सेकंड दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर वो अच्छे से पढ़े होंगे, तो मैं यहाँ पे उतना डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन मैं केमिकल बॉन्डिंग तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत मैटर का डिफाइन करूंगा। आपको पता ही है कि ये दुनिया जो बनी है ना, इसमें दो चीजें हैं, एक मैटर और एक क्या है, नॉन मैटर। नॉन मैटर से हमें कोई लेना देना है नहीं, तो हमें लेना देना है किसके साथ, मैटर के साथ। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे मैटर। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे मैटर से। आपको पता ही है कि आप किसी भी सबस्टेंस को मैटर तब बता सकते हो जब वो दो कंडीशंस फुलफिल करता होगा। कंडीशन नंबर 1 कि उसमें मास होना चाहिए, एंड कंडीशन नंबर 2 कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस है। एक कि उसमें मास होना चाहिए और दूसरी कंडीशन कि वो ऑक्यूपाई स्पेस करना चाहिए। ठीक है ना। और मास अगर है तो मतलब वो फिर बना होगा किनका, पार्टिकल्स का। किनका बना होगा, पार्टिकल्स का। और आपको पता ही है अगर वो पार्टिकल्स का बना है तो ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं। ये एटम्स भी हो सकते हैं, ये आयन्स भी हो सकते हैं, ये कर्नल्स भी हो सकते हैं, या ये कुछ और भी हो सकते हैं। ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा कि मैटर जो है, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग लाइक दैट ऑफ एटम्स, आयन्स, कर्नल्स, एटसेट्रा। ठीक है ना। और आपको याद होना चाहिए फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी थी, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं। तो हम बहुत सारे पोस्टुलेट्स में से सिर्फ 3 पोस्टुलेट्स को यहां पे थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। पोस्टुलेट नंबर 1 जो है वो ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो ये पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ये कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अगर ये मूव करते रहते हैं दैट मीन्स दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। इनमें कौन सी एनर्जी होगी फिर, काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड पोस्टुलेट जो है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम, हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, उनके बीच में हमेशा क्या होती है, खाली जगह, स्पेसेस होते हैं। तो आप उन स्पेसेस को नाम लिख सकते हो वाइड्स, आप उनको साइट्स भी लिख सकते हो। क्योंकि बात हो रही है पार्टिकल्स की, तो आप यहां पे इंटर पार्टिकल स्पेसेस भी लिख सकते हो। ठीक है ना। आप जो नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, लेकिन हमें जो मेन पॉइंट डिस्कस करना है वो मेन पॉइंट है पोस्टुलेट नंबर 3। ठीक है ना। और थर्ड पोस्टुलेट क्या बता रहा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं मतलब उनके बीच में फिर कोई फोर्स होगा जो उनको जोड़ के रखता है। ठीक है ना। इसलिए उनको हम बताते हैं बाइंडिंग फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम उनको, बाइंडिंग फोर्सेस। और आप उनको सिंपली अट्रैक्शन फोर्सेस भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप याद रखना चाहते हो तो आप उसको सिंपली बॉन्ड भी बोल सकते हो। ठीक है ना। सिंपल मतलब, एंड
पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और इसलिए उन फोर्सेस को हम नाम देते हैं बाइंडिंग फोर्सेस या अट्रैक्शन फोर्सेस, या सिंपली आप उसको बॉन्ड भी बता सकते हो, ठीक है ना। अब जबकि हमने ये 3 पोस्टुलेट, क्योंकि हमें इस पोस्टुलेट पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमने पढ़ने हैं बाइंडिंग एनर्जीज, हमने पढ़ने हैं अट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस काइनेटिक थ्योरी को थोड़ा बहुत यहां पे डिस्कस किया है, ठीक है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक पॉइंट और सिखाना चाहता हूं, वो ये एटम के बारे में। इस पे तो आप लोगों ने बहुत कुछ डिस्कस किया होगा, ठीक है ना, लेकिन हम इसके बारे में एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि एटम जो होता है, इट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये अकेले भी रह सकता है, ये किसी और के साथ भी रह सकता है। अगर ये अकेले रह सकता है, इसकी एग्जिस्टेंस तब होगी कौन सी वाली? फ्री स्टेट वाली। अगर ये किसी और के साथ रहेगा तब इसकी एग्जिस्टेंस होगी कौन सी वाली? कंबाइंड स्टेट वाली, ठीक है ना। तो आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए। अगर ये फ्री स्टेट में है तो फ्री स्टेट में प्योर फॉर्म होता है दैट ऑफ आयरन, ठीक है ना, या कॉपर, ठीक है, या गोल्ड, ठीक है ना, या कोई और एलिमेंट जिंक, इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स लिख सकते हो। लेकिन कंबाइंड स्टेट में क्या है, एक एटम को दूसरे एटम के साथ जरूर मिलना पड़ता है, मतलब उस टाइम उसकी एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट नहीं रहती है, डिपेंडेंट रहती है, ठीक है ना। वो क्या तब बनाता है? वो बनाता है H2 दैट इज मॉलिक्यूल, ठीक है ना, वो बनाता है Cl2 या है O2, या हो सकता है N2, या हो सकता है P4, या हो सकता है S8। इसी तरह आपके पास कंबाइंड स्टेट में डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे लिखते हैं हम आयरन एटम, कॉपर एटम, गोल्ड एटम, ठीक है ना, जिंक एटम, लेकिन यहां पे क्या लिखते हैं हम? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मतलब जब एक एटम और दूसरे एटम के साथ मिलके कंबाइन होता है, ठीक है ना, तब जिनकी प्रॉपर्टी जो है, जिनकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी फिर बनती है, ठीक है ना, तब जाके हम उनको बताते हैं मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या, ये जो सब है, सब के सब जो यहां पे बने हैं, दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मॉलिक्यूल अगर आप डिफाइन करना पड़ेगा, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है ना, existing together in a one species having characteristic property, यानी ग्रुप ऑफ एटम्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्टिंग टुगेदर इन वन स्पीशीज एंड हैज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी फिर बनती है, ठीक है ना, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं फिर? मॉलिक्यूल्स। और आपको पता ही है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स है, ये अब 2 टाइप्स के बनेंगे, एक जिनको आप बताते हो दीज आर कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, और दूसरे जो होता है दीज आर कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूल की बनावट या मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अब 2 तरीके की हो सकती है। एक तरीका की होमोटाइप, और होमोटाइप का मतलब क्या है? जब एक ही किस्म के एटम्स मिले, दैट मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइंड, ठीक है ना, तब जाके वो कौन सा मॉलिक्यूल बनाते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ी H2, Cl2, O2, N2, S8, P4, इस तरह ये बहुत सारे बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप करोगे हेटेरो एटॉमिक की बात, तो हेटेरो एटॉमिक में क्या लिखते हैं हम? व्हेन, यहां पे भी लिखा मैंने सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, और हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, तो यहां पे जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन, ठीक है ना, और वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल H2O, हमारे पास है अमोनिया मॉलिक्यूल NH3, ठीक है ना, हमारे पास है PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है ना, हमारे पास है PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना, हमारे पास है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इस तरह अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो लिख सकते हो। और कंडीशन क्या है? होमोटाइप में हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है ना, और हेटेरोटाइप में या हेटेरोएटॉमिक में हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है ना। तो इसमें एक और पॉइंट याद रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का मतलब कितने एटम्स मिले हैं। और यहां पे आप देखोगे
तो यहां पे कितने एटम्स है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1, कितने हुए 3। यहां पे हाइड्रोजन के 3, नाइट्रोजन का 1, कितने हुए 4। यहां पे क्लोरीन के 3, फास्फोरस का 1, कितने हो गए 4। मींस एटॉमिसिटी ऑफ वाटर इज 3, एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया इज 4, एटॉमिसिटी ऑफ PCl3 इज 4, एटॉमिसिटी ऑफ PCl5 इज 6, ठीक है ना। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2, एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन गैस इज 2, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 2, ठीक है ना। इनको हम एटॉमिसिटी बताते हैं। एटॉमिसिटी मींस नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जाके हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, इसकी फ्री एग्जिस्टेंस भी हो सकती है, कंबाइंड एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। और अगर कंबाइंड एग्जिस्टेंस है तो मतलब वो फिर किन फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स में। अगर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो 2 टाइप्स के होंगे, एक होमोएटॉमिक और दूसरा हेटेरोएटॉमिक। और होमोएटॉमिक का मतलब सेम टाइप और हेटेरोएटॉमिक का मतलब डिफरेंट टाइप्स, ठीक है ना। और चूंकि हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से मिला है, क्लोरीन एक और क्लोरीन से मिला है, इसी तरह नाइट्रोजन एक और नाइट्रोजन से मिला है, फास्फोरस 3 फास्फोरस से मिला है, इसी तरह हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिला है, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से मिला है, फास्फोरस 3 क्लोरीन से मिला है। मतलब इनके बीच में फिर कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड बॉन्ड। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड बॉन्ड। अब जो हम पढ़ेंगे, मेन टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमें पढ़ना है अब केमिकल बॉन्ड। क्या पढ़ना है, केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। क्या पढ़ना है हमें, केमिकल बॉन्ड। अगर हमें अब कोई बताएगा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है ना, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना, विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो एटम्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, हम बताते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना। मीन्स force of attraction, the force that holds together the different atoms in a molecule. The force that holds together the different atoms in a molecule is called a chemical bond, ठीक है ना। तो chemical bond की definition simple सी है, force of attraction, force that holds together the different atoms in a molecule। इसका सिंपली मतलब है कि हम पढ़ रहे हैं कौन सा बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, क्योंकि हमने चैप्टर उठाया है कौन सा, केमिकल बॉन्ड। तो हम केमिकल बॉन्ड पे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये एक था। और दूसरी बात, अब चूंकि आपको पता ही है क्यों Fe के फॉर्म में रहा लेकिन हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहा, क्यों कॉपर Cu के फॉर्म में रहा लेकिन क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहा। मजबूरी क्या है कि कंबाइंड स्टेट में रहने की। इसके लिए 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था कि जिसको हम बताते कोसल, और आप खोसल भी इसको लिख सकते हो, और एक था लिविस, जिन्होंने अलग अलग काम किया था इस पे, ठीक है ना। इन्होंने एक नतीजे पे ये पहुंचे, इसलिए हम लिखते हैं इसको खोसल लिविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। खोसल लिविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। आप इसको एक और नाम से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है ना। लिविस खोसल या लिविस कोसल अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है ना। अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी बताते हैं तो मसला होगा, यहां पे बात चलेगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, इसलिए तो हमने नाम लिखा है यहां पे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। और ये दोनों वही है जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल, ठीक है ना। एक ऑक्टेट रूल और दूसरा कौन सा रूल, डुप्लेट रूल। इनके मुताबिक, ठीक है ना, एटम्स दूसरे एटम्स के साथ इसलिए मिलता है ताकि उनमें क्या होना चाहिए, उनमें वैलेंस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। दैट मीन्स दे कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स इनटू देयर वैलेंस शेल, ठीक है ना। और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, ठीक है ना, इनकी कॉन्फ़िगरेशन बराबर वैसे बनती है जैसे नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है ना। जैसे किनकी बनती है, नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम पहले नोबल गैसेस के मतलब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जो आप लोगों को भी याद होगा क्योंकि आपने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में वो पढ़ा होगा, तो हम यहां पे उतना डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए एक थोड़ा बहुत यहां पे ट्रिक सिखाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही
अच्छा रहेगा और आपके लिए बहुत इजी रहेगा आगे जाके समझने में, ठीक है। खोसल-लिविस अप्रोच क्या बताता है? एटम्स इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाते हैं ताकि वो चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो या उनका क्या डुप्लेट कंप्लीट हो, ठीक है ना। तो आप यहां पे याद रखिएगा, आप नोबल गैसेस की बात करिए। देखिए नोबल गैसेस में आपको पता ही है कि एक होता है दैट इज हीलियम, ठीक है ना, एक होता है दैट इज नियॉन, एक होता है दैट इज आर्गन, एक होता है दैट इज क्रिप्टॉन, एक होता है दैट इज जेनॉन, एक होता है दैट इज रेडॉन, ठीक है ना। और आपको पता ही है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है 10, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 36 और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 54 और इसका क्या है 86, ठीक है ना। तो ये एटॉमिक नंबर कैसे आप निकाल सकते हो, इसके लिए आपको याद होना चाहिए दैट इज कॉल्ड मैजिक नंबर 288 18 18 32 32, ठीक है ना। अब आप पहले याद रखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, मतलब वो ये वाली कंडीशन है, ठीक है ना। फिर 2 को आप 8 के साथ ऐड करिए, कितना हुआ 10, तो यहां पे 10 है, ठीक है ना। अब 10 को आप 8 के साथ ऐड करिए, कितना हुआ 18, तो मतलब 18 है। अब 18 को आप ऐड करिए इस 18 के साथ, तो कितना हुआ 36, मतलब 36 है। अब इस 36 को ऐड करिए आप किसके साथ 18 के साथ, ठीक है ना, तो क्या हुआ 54, तो यहां से फिर क्या होगा 54। अब इस 54 को आप ऐड करिए किसके साथ 32 के साथ, और वो क्या बनेगा 86, वो मैंने यहां पे लिखा। तो इससे इन नंबर्स को हम बताते हैं मैजिक नंबर्स। क्या बोलते हैं हम इनको, मैजिक नंबर्स। तो आप इन मैजिक नंबर से किसी भी ग्रुप की एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। आपको याद रखना चाहिए दैट मैजिक नंबर इज 288 18 18 32 32 50 50, इसी तरह आगे जाके ये बढ़ जाता है। इट इज द बोहर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, वहां पे आप लोग ने इसको एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है ना। अब आप यहां पे याद रखिए, आपको पता ही है अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के शेल में कितने 2, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में के शेल में 2, एल में कितने 8, ठीक है ना। अब इसमें के शेल में 2 फिर क्या है 8, कितने हुए 10 और ये क्या होगा 18, 8 हुआ ना 18। अब 36 का ऑफ करिए, वो क्या हुआ 2 8 18 8। अब इसका करिए, वो क्या होगा 2 8 18 18 8। अब इसका करिए आप, वो क्या होगा 2 8 18 32 18 8। ये आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, इसलिए मैं यहां पे इसको डिस्कस तो करने वाला हूं नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये आता होगा, ये तो कोई बड़ा मसला है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, के शेल में हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो के शेल में रहेंगे वो हमेशा कितने रहेंगे 2, तो मैंने यहां पे लिखा 2, ठीक है ना। एल शेल में आपको पता ही है, यहां पे अगर आप देखोगे ना, इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8, इसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8, इसके भी 8। और आपको पता ही है कि दीज गैसेस आर कॉल्ड नोबल गैसेस। इनको हम क्या बताते हैं, नोबल गैसेस, ठीक है ना। इनको हम बताते हैं इनर्ट गैसेस। क्या लिखते हैं हम इनको, इनर्ट गैसेस। इनको हम रेयर गैसेस भी लिखते हैं, इनको हम स्टेबल गैसेस भी लिखते हैं, इनको हम 18 ग्रुप एलिमेंट्स भी लिखते हैं, इनको हम 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये सारे जो गैसेस है ना, दीज आर स्टेबल। क्या है, स्टेबल। और हर कोई चाहेगा, हर कोई एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में चाहेगा कि मुझे भी स्टेबल बनना है। क्या बनना है, स्टेबल। और स्टेबल के लिए क्या है, उनके लास्ट शेल में फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8 8 8, है ना। मतलब जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट मीन्स दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। मतलब क्या हुआ, एलिमेंट्स इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अगर ऑक्टेट नहीं तो क्या, डुप्लेट। और डुप्लेट किन में, बस वो वाले जिनको कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करने पड़ेंगे ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इख्तियार कर ले, जो उनके नजदीक नोबल गैस है, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 1, इसके नजदीक कौन सा नोबल गैस है, हीलियम। ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं एक्सेप्ट करेगा, ये किसकी करेगा, हीलियम की, क्योंकि इसके नजदीक है। तो इसको क्या करना है, इसके पास तो 2 है और हाइड्रोजन के पास क्या है 1, तो 2 होने चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन है ये H2 बनाए, ठीक है ना। दैट रूल इज कॉल्ड लिविस रूल और दैट इज कॉल्ड खोसल-लिविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे, अगर आप इस तरह से भी ऐसे भी तो आप निकाल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर आप फिर भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकालना चाहते हो तो वो भी आपको याद होगा वो कैसे निकालते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम पहले लिखते हैं 1s2, ठीक है ना। अब इसको करिए आप नियॉन का, वो क्या बनेगा
1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। और हुआ 6 2 8 और 8 2 कितने हुए 10। अब इसमें करिए आप, वो क्या हुआ 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। 3s2 फिर क्या है 3p6, 6 8 और 8 6 हुआ 14 15 16 और 18 आया बराबर। अब आप देखिए ना यहां पे क्या आ रहा है 1s2, यहां पे क्या आ रहा है 2s2 2p6, यहां पे क्या आ रहा है 3s2 3p6। अब इसमें क्या आएगा 4s2 4p6, अब इसमें क्या आएगा 5s2 5p6 और इसमें क्या आएगा 6s2 6p6, ठीक है ना। अगर आपको बताएगा कोई कि इसकी बैलेंस शेल क्या है, बैलेंस शेल मतलब ये किस पीरियड में होगा, ये होगा फर्स्ट पीरियड में। ये अगर आपको बोलेगा ये किस पीरियड में होगा तो ये होगा, आपको देखना है हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 2 और 2 मतलब हाईएस्ट वैल्यू 2 है, ठीक है ना। ये होगा सेकंड पीरियड में। अगर आपको कोई बताएगा बच्चा बताओ मुझे रेड ऑन जो है वो किस पीरियड में होगा, क्योंकि हाईएस्ट जो वैल्यू है वो क्या है 6 और यहां पे भी वैल्यू क्या है 6, आप बताओगे कि वो 6th पीरियड में होगा, ठीक है ना। और आप देखोगे ना हाईएस्ट पीरियड में वो 6 और 2 कितने हुए 8, 6 और 2 कितने हुए 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8 और यहां पे भी 8, मतलब ये वाले कंफ्यूजन। यहां से भी इनका ऑक्टेट क्या कंप्लीट है, मींस एटम्स टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग ओनली इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो हर कोई एटम चाहेगा कि मुझे तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, ऐसे ड्रॉबैक्स जहां पे ना तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना तो डुप्लेट कंप्लीट होता है और तब भी ये क्या स्टेबल होता है, ठीक है ना। मतलब इसका आगे जाके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ठीक है। तो हम अब पहुंचेंगे मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। ये समझ आया, इसको आप बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आप लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी पढ़ी है, बस मुझे यहाँ पे लिविस का बताना था, लिविस खोसल का अप्रोच बताना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये टच किया, एक तो ऑक्टेट और एक क्या डुप्लेट, ठीक है ना। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाओ, आपके लिए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने नोट्स जो बनाए होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो जल्दी जल्दी याद भी होते हैं कि मैंने क्या लिखा था, क्यों लिखा था, ठीक है। और आप याद रखिए, आप देखिए अब मैंने आपको बताया कि एक मानो आपके पास ये एक एटम है और ये एक और एटम के साथ जुड़ा हुआ है, बी एटम के साथ, ठीक है। और इनके बीच में फिर होगा फिर फोर्स, ठीक है ना, मैंने आपको अभी बताया। एंड दीज फोर्सेस आर कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्सेस, उनको आप क्या बोलते हो अट्रैक्शन फोर्सेस। मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस आर बाइंडिंग फोर्सेस, और बॉन्ड्स ये वो फोर्सेस है जिनका काम है एक एटम को दूसरे एटम के साथ जोड़ना, ठीक है ना, या दो से ज्यादा एटम्स को आपस में जोड़ के रखना, दीज आर कॉल्ड अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है ना। अगर आपको मैं बताऊंगा कि अगर इन दोनों के बीच में बॉन्ड है और मैं इस बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं, ठीक है ना, मानो मेरे पास एक बॉन्ड है, आपके मानो एक बॉन्ड है मेरे पास ए और बी, इनके बीच में एक बॉन्ड है और मैं बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उसके लिए एनर्जी देनी होगी। क्या देनी होगी एनर्जी, और जब मैं इसको एनर्जी दूंगा ना तो ए अलग जाएगा और बी अलग जाएगा, ठीक है ना। और कितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ती है, ठीक है ना, इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी मुझे एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। और आप इस डिसोसिएशन एनर्जी को अच्छे नाम से याद रखिए, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। आप इसको इस तरह याद रखिए, इट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हो, डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना, और आप इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिख सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी लिख सकते हो। इसको आप इस तरह लिखिए डेल्टा और नीचे बी लिखिए और कैपिटल एच, ठीक है ना, इस तरह डेल्टा और बी कैपिटल एच इसकी ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। मींस एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको जो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। अगर आपको अच्छी वाली डिफिनेशन इसकी याद रखनी है वो ये कि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए मुझे जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी लगती है दैट एनर्जी,
और बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। यानी 1 मोल ऑफ बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। अब बात हो रही थी किसकी, मोल की, ठीक है ना। आपको पता ही है मोल सिंपली इज अ नंबर, मोल सिंपली इज अ नंबर, और ये नंबर क्या है, इट इज एविगेड्रो नंबर विच इज रिटन एज Na, या इसका आप NO भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इट इज रिटन एज Na और कुछ बुक्स में NO भी लिखा है। इट सिंपली मीन्स नंबर, और नंबर क्या है, इट इज 6.626 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। 6.626, ठीक है ना, इंटू 6.626 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। तो यह है हमारा एविगेड्रो नंबर, ठीक है ना। या शायद ये है 6.022 6.023 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू नहीं है, सॉरी, इट इज 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है ना। 1 मोल कंटेन्स, इसका सिंपली मतलब नंबर है, और नंबर का मतलब है एविगेड्रो नंबर, क्या है, और एविगेड्रो नंबर का मतलब है, एविगेड्रो का नंबर मतलब है, अगर आप एटम्स की बात कर रहे हो ना तो इतने एटम्स, अगर आप मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो ना तो इतने मॉलिक्यूल्स, अगर आप किसी आयन्स की बात कर रहे हो तो इतने आयन्स, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोल रहा है 1 मोल ऑफ एटम, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है ना। अगर आपको कोई बोल रहा है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। या आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से मोल कंसेप्ट पढ़ा होगा, यहां पे मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बॉन्ड एनर्जी की बात करनी है। अब बात कर रहा हूं मैं 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। अगर मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, मीन्स क्या, 1 मोल ऑफ बॉन्ड किन के अगर बात चले, मॉलिक्यूल्स की, तो आप क्या लिखोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। 1 मोल ऑफ बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी लगती है ना, मगर अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा, 1 मोल ऑफ बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स, और वो कितना होगा, 6.22 इंटू 10⁻23 एटम, 23 मॉलिक्यूल्स को जितनी एनर्जी लगेगी मुझे तोड़ने के लिए, ठीक है ना, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना। तो अगर आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखोगे, कुछ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, कुछ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा, कुछ में बहुत ही कम होगा, कुछ में इंटरमीडिएट होगा, डिपेंड किए किस में कितनी बॉन्ड एनर्जी लगती है, कितनी बॉन्ड एनर्जी होती है, इस अट्रैक्शन फोर्सेस को हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। और हम क्लासिफाई करेंगे इस अट्रैक्शन फोर्सेस को, तो फर्स्ट क्लासिफाई जो हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड वेंडर वॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, आप इसको वेंडर वॉल्स फोर्सेस लिखिए, ठीक है ना। एंड द सेकेंड वन इज दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड वन जो है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। सेकेंड वन कौन सा बॉन्ड है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। और पहला वाला बॉन्ड जो था दैट इज वेंडर वॉल्स, एंड सेकेंड इज दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। एंड द थर्ड वन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग, जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द डिसोसिएशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो ये हमने बॉन्ड्स क्लासिफाई किए हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस क्लासिफाई किए हैं 3 टाइप्स में, 3 क्लासेस में, एक वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक कौन सी, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है ना। अब मसला ये है, बॉन्डिंग एटम्स 2 एटम्स के बीच में हो सकती है, बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में भी हो सकती है। अगर बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में होगा ना, तो इसका मतलब है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, ठीक है ना। अगर बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, इसका मतलब है इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये वेंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, ये मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होता है। किन में होता है, मॉलिक्यूल्स में। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट होता है, ठीक है ना। लेकिन जो एक केमिकल बॉन्ड है, ये बॉन्ड एग्जिस्ट होता है एटम्स के बीच में। किन के बीच में, एटम्स के बीच में, ठीक है ना। अगर ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, दैट मीन्स दीज आर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, दीज आर इंटर molecular bonds, and hydrogen bonding are also intermolecular bonds. Hydrogen molecule bonding जो होती है, these are also intermolecular bonds, but chemical bonds are interatomic bonds. Chemical are interatomic bonds, ठीक है ना, याद रखिएगा।
ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। ये भी मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, दैट आर इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। लेकिन ये केमिकल बॉन्डिंग एटम्स के बीच में होता है, दैट इज इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स। ठीक है ना। अगर हमें याद रखना होगा, क्योंकि हम बात करें ऑन द बेस ऑफ डिसोसिएशन एनर्जी, अगर किसी मॉलिक्यूल को, अब बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, और यहां पे मॉलिक्यूल और यहां पे क्या, एटम्स। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए 8 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी लगे, 8 किलो जूल्स पर मोल की एनर्जी लगे, मतलब लेस देन 8 किलो जूल्स पर मोल। अगर हमें किसी को तोड़ने के लिए डेल्टा HB जो होगा, ठीक है ना, इज लेस देन 8 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है ना, पर मोल, इतनी एनर्जी लगती है, ठीक है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज लेस देन 8 किलो जूल्स पर मोल, तब जाके आप उस बॉन्ड को बताते हो वैन डर वाल्स बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। लेकिन अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी में 8 से लेकर 42 किलो जूल्स पर मोल है, ठीक है ना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 42 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, 42 किलो जूल्स पर मोल, तब जाके हम बताते हैं कि वो बॉन्ड कौन सा होगा, केमिकल बॉन्ड। यानी किसी बॉन्ड को अगर आपने एनर्जी दी कि वो डिसोसिएट हो, टूट जाए, ठीक है ना, तो उस बॉन्ड को अगर वो 8 से कम लगी एनर्जी, एक मोल का मैंने भी बताया 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की यहां पे बात करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को अगर तोड़ने के लिए आपको 8 किलो जूल से कम एनर्जी लगी, तो मतलब आप बात कर रहे हो फिर किसकी, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करोगे, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, और उनके बीच में आपको एनर्जी लग रही है, और वो एनर्जी कितनी लग रही है, 8 से लेकर 42 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, दैट इज 6.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स को आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वो डिसोसिएट हो, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड द केमिकल बॉन्डिंग मींस अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो होगी क्या, ग्रेटर देन दैट ऑफ 42 से ज्यादा, और जितनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली टाइटेड है, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी लग रही है। तो केमिकल बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन केमिकल बॉन्ड, एंड द सबसे कमजोर बॉन्ड जो है दैट इज वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज इट ओनली रिक्वायर्स लेस देन 8 किलो जूल्स पर मोल फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। हाँ, अब आप एक और काम करिए, आपको पता ही है मैं यहां पे बात कर रहा हूं, एक मैंने आपको बता दिया दैट ये Van der Waals force of attraction is the weak force of attraction and chemical bonding is the strong force of attraction, क्योंकि वहां पे 42 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है ना, यानी एक मोल ऑफ एटम्स को तोड़ने के लिए आपको 42 किलो जूल्स पर मोल से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। तो वहां पे भी किसी को 42 लगेगा, किसी को 300 लगेगा, किसी को 400 लगेगा, वहां पे भी डिफरेंट टाइप्स के फिर फोर्सेस होंगे, ठीक है ना। अब फिलहाल हम उस पे फिलहाल वहां तक पहुंचने से पहले हम इसको यहां पहले ये करेंगे, ठीक है, कंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हुआ है। अब आप देखिए वैन डर वाल्स फोर्सेज जो है इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट टाइप्स, मतलब दीज 5 टाइप्स आर कॉल्ड वैन डर वाल्स फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। टाइप नंबर 1 इज कॉल्ड डाइपोल 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 इंटररिएक्शंस। टाइप नंबर फर्स्ट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शंस, और आप इसको एक साइंटिस्ट ने पढ़ा था और साइंटिस्ट का नाम था कीसम, तो इसको आप एक और नाम से लिख सकते हो, कीसम फोर्सेस। क्या लिख सकते हो, कीसम फोर्स। मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, खासकर 5 टाइप्स। इन 5 टाइप्स में हम पढ़ते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरएक्शन, दीज आर कॉल्ड कीसम फोर्सेस। आप इसमें एक इफेक्ट पढ़ोगे इंशाल्लाह, जिसको आप बताते हो आगे जाके, आप याद रखिए, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन इफेक्ट, ठीक है। अब एक और बात, अब दूसरी बात है, दूसरी ये वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, दैट इज इट इज आयन डाइपोल इंटररिएक्शन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। एक होता है डाइपोल डाइपोल इंटररिएक्शन, these forces are also called कीसम forces and it is a type of van der Waals forces, और इसमें आप एक orientation effect पढ़ोगे, that effect is called orientation effect, ठीक है। दूसरा होता है that is ion dipole interaction, ठीक है ना। and the third one is ion
इंड्यूस्ड डाइपोल इंटर रिएक्शन, याद रखिएगा, ठीक है ना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटर रिएक्शंस. एंड 4-1 that is also important, very important, that is dipole induced dipole interreactions. और इसमें आप एक इफेक्ट पढ़ोगे, that is called inductive effect, that is called inductive effect, ठीक है ना. But the last one, that is called dispersion forces, that is called dispersion forces, और आप इसको लंडन फोर्सेस भी बोल सकते हो, द वीकेस्ट फोर्सेस, ठीक है ना, ठीक है. वैंडरवाल्स फोर्स बाय डेफिनेशन अभी मैंने बताया, इसको एनर्जी कम लगती है, इसको ज्यादा लगती है, तोड़ने के लिए, इसको डिसोसिएट करने के लिए बहुत ज्यादा लगती है. मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये वीक है, ये वीकेस्ट है, ठीक है ना. अब अगर आप देखोगे वैंडरवाल फोर्सेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू five different types. Type number 1 is dipole interactions. These forces are called Keesom forces as studied by the Keesom. और इनमें एक orientation पढ़ोगे, that is called orientation effect. और इसमें दूसरा जो होता है that is ion dipole interactions. एक होता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, एक होता है डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन जिसपे आप इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हो, एक होता है डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस. ये डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्सेस जो होता है ये बहुत ही वीक फोर्सेस होता है. इंशाल्लाह रहमान हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे वो आइस का कंसेप्ट और वो हेल स्टोन्स, ठीक है ना, या टू डू व्हाट वन आंसर, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे. अब जाके हम यहां पे डिस्कस करेंगे, ये था किसका, वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है ना. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैंडरवाल्स. हमने वैंडरवाल्स को फिलहाल रब करेंगे यहां से, क्योंकि हमने इसके डिफरेंट 5 टाइप्स पढ़े. आप खुद भी नोट्स बनाते जाए, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है ये, ठीक है ना. अब बात हो रही है किसकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की. ये किनके बीच में होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग. अब इसकी एनर्जी कितनी लगती है हमें, 8 से लेकर 42 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है ना. इसलिए इसमें अगर 8 से लेकर 42 किलो जूल्स पर मोल तक एनर्जी लगती है तो इसमें भी हमें 2 टाइप्स के मिलेंगे. क्या मिलेंगे, 2 टाइप्स के, ठीक है ना. और टाइप नंबर 1 इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, type number 1st, and type number 2nd intramolecular hydrogen bonding. याद रखिएगा, एक होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना. इंशाल्लाह और हमें इसी चैप्टर में सब कुछ पढ़ना है. हम इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं तो हम इसको भी वहां पे आपको बताएंगे ये क्या होता है. बस आप एक पॉइंट याद रखिएगा यहां पे कि जो ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन, दीज आर वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, दीज आर वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, या आप इसको लिख सकते हो वीक बॉन्ड, दैट इज अ वीक बॉन्ड, बट वीक बॉन्ड ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना. और ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वीक नहीं होता है, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. अगर आपको कोई कल बताएगा मुझे बताओ दोनों बॉन्ड में कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना. तो हम अब अपने मेन टॉपिक पे पहुंचे, दैट इज द केमिकल बॉन्ड, ठीक है ना. अब हम यहां से केमिकल बॉन्ड उठाएंगे और हम इसको इंशाल्लाह और हम जितना हो सके हम आप इस चैप्टर को आपके लिए बहुत इजी बनाएंगे. बस आप खुद भी नोट्स बनाइए, खुद भी इस पे आप कंटिन्यूसली ट्राई करते ही जाइए कि ये चैप्टर आपके लिए देखिए खुद ब खुद कितना आसान लगेगा, ठीक है. अब हम पहुंचे किस पे, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है. और केमिकल बॉन्डिंग में आपको पता ही है, ठीक है ना, अभी मैंने बोला जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ग्रेटर देन दैट ऑफ 42 किलो जूल्स पर मोल, तो इसको भी हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में. एंड टाइप नंबर 1 इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, टाइप नंबर 1 इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड. इसको आप एक और नाम से याद रख सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. और टाइप नंबर 2 दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना. और इसको आप म्यूचुअल बॉन्ड भी लिखते हो, दैट इज म्यूचुअल बॉन्ड, ठीक है ना. एंड टाइप नंबर 3, ठीक है ना, टाइप नंबर 3 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. टाइप नंबर 3 इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप डेटिव बॉन्ड भी बोल सकती हो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप क्या बोल सकते हो, डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा हम एक और बॉन्ड पढ़ेंगे जो कि फिलहाल इसका टाइप नहीं है लेकिन पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड। और मैंने आपको बता दिया कि मेटेलिक बॉन्ड में हम पढ़ेंगे कर्नल्स, क्या पढ़ेंगे, कर्नल्स, जो मैंने अभी ऊपर लिखा था, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स कैन बी एटम्स, कैन बी आयन्स, कैन बी कर्नल्स, कैन बी एटम्स, कैन बी आयन्स, कैन बी कर्नल्स, ठीक है ना। आज हम दोनों कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को इकट्ठे हम बताते हैं, दीज आर एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है ना, लेकिन हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इन शॉर्ट्स आपको एक और पॉइंट यहां पे याद रखना है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ द बॉन्ड, यानी बॉन्ड क्यों बनता है, क्यों। एक तो अभी हमने बताया बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि वो चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो या उसका क्या डुप्लेट कंप्लीट हो, ये तो अभी बताया, लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। लेकिन हम जो फोकस करेंगे यहां पे एक और बेहतरीन पॉइंट, ठीक है ना, वो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या पढ़ते हैं, सॉरी इस कॉज ऑफ बॉन्ड में क्या लिखते हैं हम कि बॉन्ड क्यों बनाता है, ठीक है ना। ये इसलिए बनाता है, देखिए मानो आपके पास ये एक रिंग है, ठीक है ना, ये भी एक रिंग है, दोनों का साइज क्या है, सेम, ठीक है ना, और यहां एक बॉल है, ठीक है ना, और यहां पे भी एक बॉल है, और दोनों की बॉल्स की भी साइज सेम है, याद रखिए, ये बॉल है, ये रिंग है, ये बॉल है, ये रिंग है। अब आपको मैं अगर बताऊंगा यहां पे बॉल रेस्ट में है, मतलब इसमें कौन सी एनर्जी होगी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अब यहां पे आप देखो, यहां पे बॉल क्या है, यहां पे भी नीचे बॉल रेस्ट में है, तो इसमें भी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अगर इसको हम मामूली थोड़ा बहुत इससे थोड़ा बहुत टच करें, ठीक है ना, ये अपनी पोजीशन चेंज करने वाला है नहीं, लेकिन अगर हम इसको टच करें ये वहां से नीचे आएगा, ठीक है ना, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी थी, ठीक है ना, और इसमें कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी, मगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, मींस ये कहां पे था, एट हाई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, और ये क्या है, एट लोअर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। हाँ, बॉल इज एट हायर पोटेंशियल एनर्जी और यहां पे जो बॉल है वो क्या है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों में ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पे मिल रही है, यहां पे ज्यादा स्टेबल होगा कि यहां पे, यहां पे, अगर यहां पे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इसमें, कम, मतलब क्या हुआ, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी एंड मोर द पोटेंशियल एनर्जी लेस इज द स्टेबिलिटी, यानी यहां पे स्टेबल है और यहां पे भी स्टेबल है, मतलब यहां पे ज्यादा स्टेबल है और यहां पे क्या है, कम स्टेबल। तो हम क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज दैट कि हर कोई मॉलिक्यूल चाहता है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाए, कम, पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाए, ठीक है ना, ऑफ सिस्टम, ठीक है ना, टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है किसकी, सिस्टम की, और अगर इसमें पोटेंशियल एनर्जी थी, इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी, दोनों रेस्ट में थे, बट इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, कम, इसलिए प्रेफर करेगा कि मुझे इस वाले कंडीशन में जाना है, तो अपने आप को इसको क्या, पोटेंशियल एनर्जी फर्दर कम करना होगा, मींस जितना ही पोटेंशियल एनर्जी कम करेगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज लोअर द एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी, लोअर द पोटेंशियल एनर्जी मोर इज द स्टेबिलिटी। इसलिए हर कोई बॉन्ड इसलिए बनाता है ताकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम रहे, ठीक है ना। तो एक और पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करेंगे और बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वो ग्राफ का मसला, ठीक है ना। फिलहाल हम यहां पे एक पॉइंट और याद रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए मानो आपके पास एक एटम है और ये एटम है ए, ठीक है ना, अब यहां पे भी आपके पास एक एटम है, मानो ये एटम है बी, ठीक है ना। अब यहां पे आपको मानिए कि इलेक्ट्रॉन है और यहां पे भी मानिए ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन ए का है और ये इलेक्ट्रॉन किसका है, बी का। अगर आप चाहते हो कि ए और बी आपस में मिले तो आपको क्या करना है, इनको नजदीक लाना है, और जैसे आप नजदीक लाओगे ना, इसमें एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन, और इसमें भी क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है ना, और इनके बीच में प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, क्या होगा, रिपल्शन, ठीक है ना। और अगर आप देखोगे, अगर आप इनको नजदीक लाओगे ना, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या है,
पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा फिर अट्रैक्शन। मतलब इस इलेक्ट्रॉन और इस वाले न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा, इस वाले न्यूक्लियस और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। इस वाले प्रोटॉन और इस वाले प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन। मतलब ये, ठीक है ना, अगर आप लिखोगे न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, ठीक है ना, आप इसको लिख रहे न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, जिसमें क्या है प्रोटॉन, और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इसमें भी क्या है प्रोटॉन, ठीक है ना। अब इस तरह इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए, ठीक है ना, और इसको क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, ठीक है ना। हाँ, न्यूक्लियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ऑफ एटम ए, न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। यानी न्यूक्लियस ऑफ एटम ए और न्यूक्लियस ऑफ एटम बी, इनके बीच में होगा क्या, रिपल्शन। क्या होगा, रिपल्शन, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम ए एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम बी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन। यानी इन दो कंडीशन में क्या होगा, रिपल्शन। और अट्रैक्शन किसके बीच में होगा, न्यूक्लियस ऑफ ए, ठीक है ना, न्यूक्लियस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन ऑफ बी एंड न्यूक्लियस ऑफ बी इलेक्ट्रॉन ऑफ ए, ठीक है ना। यानी न्यूक्लियस ऑफ ए कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ बी, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज है, उसके क्या पॉजिटिव है, ठीक है ना। मतलब इनके बीच में क्या होगा फिर अट्रैक्शन, क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है ना। और न्यूक्लियस ऑफ ए यहां पे था, अब मैं लिखूंगा न्यूक्लियस ऑफ बी, ये चाहेगा ना न्यूक्लियस ऑफ बी, मैं एटम ऑफ ए के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट करूं, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ ए के साथ अट्रैक्ट, ठीक है ना, अट्रैक्शन होगी, याद रखिएगा। अब यहां से दो रिपल्शन हो गए, यहां से क्या, दो अट्रैक्शन हो गए, याद रखिएगा। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल में मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होगा, यानी अट्रैक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किससे, रिपल्शन फोर्स से, तब जाके बॉन्ड बनेगा। अगर रिपल्शन का फोर्सेस मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किससे, अट्रैक्शन फोर्स से, तब जाके बॉन्ड नहीं बनेगा। और यह करने के लिए क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ, ठीक है ना, अट्रैक्टिव forces is more than the repulsive forces, then the bond is formed, अगर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, मतलब इससे क्या होगा, this will lower down the potential energy, this will lower down the potential energy। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम कर रहा है तो स्टेबिलिटी क्या बनेगी, ज्यादा, एंड हेंस प्रोवाइड मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। बस ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इसको आप एस्पेक्ट थ्योरी में भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप याद रखिएगा कि ये वाला न्यूक्लियस रिपल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन की ओर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा। अगर अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिपल्शन, तो मतलब जो है आप बात का वहां पे जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर देन दैट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन, देन बॉन्ड इज डेफिनेटली फॉर्म्ड। और अगर बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्ड बनने का मतलब है कि वहां की पोटेंशियल एनर्जी क्या, कम होगी, और पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो मतलब वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसलिए हर कोई मॉलिक्यूल या हर कोई एटम अगर मॉलिक्यूल बना रहा है, उसका एक ही काम है कि वो चाहता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम से कम हो, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी क्या हुई, ज्यादा। दैट इज द कॉज ऑफ बॉन्ड, इसलिए बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्टेट और डुप्लेट रूल सेटिस्फाई नहीं होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो ये कि वो चाहते हैं कि इनका पोटेंशियल एनर्जी क्या, कम हो, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी हो। बाकी जो हम मेन पार्ट है दैट इज द आयोनिक बॉन्ड, वो इंशाअल्लाह रहमान हम कल से स्टार्ट करेंगे। टू बी कंटिन्यूड।